नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पश्चिमी ट्रेडिंग की दुनिया में कह सकते हैं कि क्रांति ला दी थी। स्टीव निसन की बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स। नमस्कार। हाँ, स्टीव निसन और जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग, ये नाम तो जैसे एक साथ ही लिए जाते हैं, खासकर पश्चिम में। उनकी जो पहली किताब थी, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, उसने तो वाकई तकनीकी विश्लेषण की जैसे पूरी भाषा ही बदल दी थी। बिल्कुल। और बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स, ये उसी मजबूत नींव पर बनी, आप कह सकती हैं, एक और ऊंची इमारत है। ये हमें कैंडलस्टिक्स की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। तो आज हमारा इरादा क्या है? देखिए, हमारे पास है स्टीव निसन की ये अहम किताब और हमारा लक्ष्य है इसके सार को समझना। वो नए पैटर्न कौन से हैं, वो कौन सी एडवांस तकनीकें हैं, और शायद सबसे ज़रूरी, इन सब के पीछे जो बाजार का मनोविज्ञान है उसे डिकोड करना। मतलब हम निसन के ज्ञान के खजाने से कुछ मोती चुनना चाहते हैं आज। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और शुरुआत में ही ये याद रखना जरूरी है, जैसा निसन बार बार कहते हैं कि कैंडलस्टिक सिर्फ 4 कीमतें नहीं हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। हाँ। निसन का शायद सबसे बड़ा योगदान यही समझाना था कि हर कैंडल बाजार में जो इंसानी भावनाएं चल रही हैं, डर है, लालच है, उम्मीद, निराशा, हाँ। उसकी एक झलक देती है। ये कीमत का चार्ट तो है ही, भावनाओं का भी चार्ट है। और यही भावनात्मक पहलू हमें पारंपरिक बार चार्ट या लाइन चार्ट के मुकाबले ट्रेंड बदलने या जारी रहने के संकेत शायद ज्यादा जल्दी पकड़ने में मदद करता है। तो चलिए अब उन एडवांस्ड तकनीकों पर आते हैं जो निसन इस किताब में बताते हैं, जो आम डोजी या हैमर से मतलब आगे की बात है। हाँ, निसन हमें दिखाते हैं कि जापानी विश्लेषण तकनीकों का संसार कितना बड़ा है। बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स में वो कुछ ऐसी तकनीकें बताते हैं जो बाजार के शोर को, जिसे हम नॉइज कहते हैं, उसे कम करने में मदद करती हैं और ट्रेंड को ज्यादा साफ देखने में मदद करती हैं। अच्छा, इनमें मुख्य हैं 3 लाइन ब्रेक चार्ट्स, रेंको चार्ट्स और कागी चार्ट्स। और हाँ, उन्होंने पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को भी जापानीज नजरिए से देखा, हालांकि वो पश्चिम में कुछ हद तक पहले से जाना जाता था। ये नाम सुन के उत्सुकता बढ़ जाती है। चलिए 3 लाइन ब्रेक चार्ट से शुरू करते हैं। ये 3 लाइनों वाला क्या मामला है? 3 लाइन ब्रेक चार्ट्स ट्रेंड रिवर्सल पहचानने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसका मूल विचार ये है कि चार्ट पर नई लाइन या कह लें कैंडल तभी बनती है जब कीमत पिछली 3 लाइनों के सबसे ऊंचे हाई या सबसे नीचे लो को पार कर जाती है। अच्छा, पिछली 3 के? जी, अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ट पर कुछ नहीं बनता। इससे होता यह है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो रोज होते हैं, जिन्हें ट्रेडर्स अक्सर मार्केट नॉइज कहते हैं, हाँ, वो रोज की उठापटक, बिल्कुल, वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है। आपको सिर्फ वो मूव्स दिखते हैं जो वाकई ट्रेंड को परिभाषित कर रहे हों, बड़े मूव्स। यानी ये फालतू के शोर को हटाकर सिग्नल को एकदम साफ कर देता है। ये तो खासकर छोटे टाइम फ्रेम पर या बहुत वॉलेटाइल बाजारों में उपयोगी होगा, जहां इतने सारे झूठे सिग्नल मिलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर रेंको चार्ट्स, वो कैसे अलग है? वो भी तो कुछ नॉइस फिल्टरिंग जैसा ही करते हैं ना? रेंको चार्ट्स इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो समय यानी टाइम के फैक्टर को लगभग पूरी तरह हटा देते हैं। समय को ही हटा देते हैं? हाँ, रेंको चार्ट सिर्फ एक पहले से तय किए गए मूल्य मूवमेंट के आधार पर ईंटें या ब्रिक्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 पॉइंट का रेंको चार्ट सेट किया है, तो एक नई सफेद ईंट ऊपर जाने वाली तभी बनेगी जब कीमत पिछले ब्रिक के टॉप से 10 पॉइंट ऊपर जाएगी। ठीक है। और एक नई काली ईंट नीचे जाने वाली तभी बनेगी जब कीमत पिछले ब्रिक के बॉटम से 10 पॉइंट नीचे जाएगी। अगर कीमत 10 पॉइंट से कम हिलती डुलती है, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, चार्ट पर कुछ नहीं बदलेगा। अरे वाह, समय को हटा देना, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग ही तरीका है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक रेंको ब्रेक बनने में मिनटों भी लग सकते हैं और शायद हफ्ते भी। ये इस पर निर्भर करेगा कि कीमत कितनी तेजी से एक दिशा में जा रही है। इससे तो ट्रेंड्स बहुत ही साफ दिखते होंगे ना? हाँ, ट्रेंड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं, क्योंकि जो साइडवेज मूवमेंट होता है ना, जो सामान्य चार्ट्स पर बहुत सारी जगह लेता है, वो रैंकों पर दिखता ही नहीं। अच्छा। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, जैसा आपने इशारा किया। आप ये जानकारी खो देते हैं कि किसी खास कीमत पर बाजार ने कितना समय बिताया, और ये कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जरूरी हो सकता है। तो ये एक टूल है, हर मर्ज की दवा नहीं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर टूल की अपनी ताकत है, अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, अब कागी चार्ट्स पर आते हैं। इनका क्या खास है? कागी चार्ट्स सप्लाई और डिमांड के बीच जो लड़ाई चलती रहती है ना, उसको विजुअलाइज करने का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं।
ये मोटी यांग और पतली यिन रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मोटी और पतली रेखाएं। जी। जब कीमतें पिछले स्विंग हाई को पार करती हैं तो रेखा पतली से मोटी यिन से यांग हो जाती है। ये दिखाता है कि डिमांड सप्लाई पर हावी हो गई। समझ गया। और इसके उलट जब कीमतें पिछले स्विंग लो को तोड़ती हैं तो रेखा मोटी से पतली यांग से यिन हो जाती है। इसका मतलब है कि सप्लाई हावी हो गई। रेखा की मोटाई में ये बदलाव ही एक महत्वपूर्ण सिग्नल माना जाता है। तो ये एक तरह से बाजार में जो ताकत का संतुलन है उसका विजुअल इंडिकेटर है। ये समझने में मदद कर सकता है कि ट्रेंड के पीछे असल में दम कितना है। और आखिर में पॉइंट इन फिगर चार्ट्स, इस पर निसन का जापानी नजरिया क्या था? ये तो पहले से थे ना? हाँ, पॉइंट इन फिगर चार्ट्स भी कीमत पर ही फोकस करते हैं और समय को कम महत्व देते हैं, रैंकों की तरह ही, पर इनका तरीका अलग है। ये एक्स बढ़ती कीमतें और ओ गिरती कीमतें के एक कॉलम इस्तेमाल करते हैं। निसन ने ये दिखाया कि कैसे पीएनएफ चार्ट्स पर बनने वाले पैटर्न जैसे डबल टॉप या ट्रिपल बॉटम, इनको कैंडलस्टिक सिग्नल्स के साथ मिलाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली विश्लेषण किया जा सकता है। अच्छा, यानी कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। पीएनएफ चार्ट्स खासतौर पर महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहचानने, ब्रेकआउट्स को कंफर्म करने और प्राइस टारगेट का अनुमान लगाने में बहुत कारगर है, खासकर लंबे समय के विश्लेषण के लिए। तो इन सभी एडवांस चार्ट्स, 3 लाइन ब्रेक, रिंको, कागी, पीएनएफ का जो निचोड़ लगता है वो ये है कि ये हमें पारंपरिक कैंडलस्टिक चार्ट की रोजमर्रा की जो हलचल है उससे एक कदम पीछे हटने में मदद करते हैं और बाजार की बड़ी तस्वीर को, उसके अंदरूनी ट्रेंड को ज्यादा साफ तौर पर देखने में मदद करते हैं। ये सब नॉइज फिल्टरिंग सिस्टम है, बस अपने अपने अनोखे तरीके से। आपने एकदम सही समझा। आज का जो दौर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और इतनी सारी सूचनाएं, इसमें बाजार के शोर में महत्वपूर्ण सिग्नल का खो जाना बहुत आसान है। हाँ, ये तो है। निसन की बताई ये तकनीकें ट्रेडर्स को उस शोर से ऊपर उठकर कीमत की चाल के असली मतलब को पकड़ने में मदद करती हैं। ये ज्यादा शांत और सोच समझकर निर्णय लेने की कुंजी हो सकती है। इन तकनीकी तरीकों को समझने के बाद निसन हमें उस चीज पर ध्यान देने को कहते हैं जो इन सब का आधार है, यानी इन पैटर्न्स के पीछे का मनोविज्ञान। ये सिर्फ रेखाएं और आकार तो नहीं है ना? ये शायद किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, निसन इस बात पर बार बार जोर देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो साधारण सा डोजी हो या जटिल 3 ब्लैक क्रोज, वो बाजार में भाग लेने वाले लाखों लोगों की सामूहिक साइकोलॉजी का एक स्नैपशॉट है। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये एक कहानी है। उस खास समय में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग हुई, उनकी उम्मीदें, उनके डर, उन सब की कहानी। इसे समझना ही चार्ट पढ़ने को एक कला बनाता है। जैसे डोजी को ही लें, ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही जगह। आपने कहा ये अनिर्णय दिखाता है, कंफ्यूजन। पर क्या ये हमेशा एक चेतावनी है? डोजी दिलचस्प है क्योंकि ये उस पल को पकड़ता है जब बाजार जैसे सांस रोक लेता है। एक मजबूत ट्रेंड के बाद ये सिर्फ अनिर्णय नहीं, बल्कि एक चेतावनी हो सकती है कि जो पहले का विश्वास था वो अब डगमगा रहा है। अच्छा, ये वो पहली दरार हो सकती है जिससे ट्रेंड पलट जाए। लेकिन यहाँ संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अगर बाजार एक रेंज में ही चल रहा है तो डोजी का शायद उतना मतलब न हो, लेकिन एक लंबे अप ट्रेंड के टॉप पर या लंबे डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक डोजी बहुत शक्तिशाली सिग्नल हो सकता है। ट्रेडर गलतियां ये कर सकते हैं कि या तो इसे नजरअंदाज कर दें या फिर तुरंत उल्टी दिशा में कूद पड़ें, जबकि ये सिर्फ एक ठहराव भी हो सकता है। निसन सिखाते हैं कि पुष्टि यानी कंफर्मेशन का इंतजार करना अक्सर बेहतर होता है। और हैमर पैटर्न जो गिरावट के बाद आता है, एक लंबी निचली पूंछ के साथ, वो क्या कहानी सुनाता है? हैमर की कहानी उम्मीद की कहानी है। ये बताता है कि सेशन के दौरान विक्रेताओं ने पूरी ताकत से कीमतों को नीचे धकेला, वो जो लंबी निचली छाया या पूंछ बनती है, लेकिन खरीदार हार मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, उन्होंने जोरदार वापसी की और कीमतों को न सिर्फ ऊपर खींचा बल्कि ओपनिंग प्राइस के पास या उससे भी ऊपर बंद करने में कामयाब रहे। ये दिखाता है कि बेचने का दबाव अब खत्म हो रहा है और खरीदार कंट्रोल वापस ले रहे हैं। ये अक्सर एक बॉटम या किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास पाया जाता है। और इसके बिल्कुल उलट शूटिंग स्टार जो एक अपट्रेंड के बाद दिखता है, हैमर का उल्टा। इसमें कहानी निराशा की होती होगी फिर? बिल्कुल। शूटिंग स्टार एक चेतावनी का संकेत है। ये दिखाता है कि सेशन की शुरुआत में खरीदारों में जोश तो था,
उन्होंने कीमतों को ऊपर धकेलने की कोशिश की, वो जो लंबी ऊपरी छाया बनती है, लेकिन ऊंचाई पर उन्हें मजबूत प्रतिरोध मिला। विक्रेता हावी हो गए और कीमतों को वापस नीचे धकेल दिया, जिससे क्लोजिंग ओपनिंग के पास या उससे नीचे हुई। ये संकेत देता है कि खरीदारों का जोश अब ठंडा पड़ रहा है और ट्रेंड के पलटने की संभावना बढ़ रही है, खासकर अगर ये किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के पास बने। तो मतलब मूल बात यह है कि पैटर्न का नाम रटने से ज्यादा जरूरी है उसके बनने के पीछे की प्रक्रिया को समझना। उस कैंडल के दौरान खरीदार और विक्रेताओं के बीच क्या मनोवैज्ञानिक युद्ध चला, कौन जीता, कौन हारा और इसका आगे की चाल पर क्या असर हो सकता है। एकदम सही। जब आप चार्ट को इस तरह से पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक तकनीकी विश्लेषक नहीं रहते, आप एक तरह से बाजार के मनोचिकित्सक बन जाते हैं। आप नब्ज को महसूस कर सकते हैं। निसन की यही खूबी है कि वो हमें पैटर्न के पीछे की भावना को समझना सिखाते हैं। निसन एक और बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं कि कैंडलस्टिक्स को अकेले इस्तेमाल मत करो, उन्हें दूसरे तकनीकी इंडिकेटर्स के साथ मिलाओ। ये क्यों जरूरी है? क्या कैंडलस्टिक्स अपने आप में काफी नहीं है? देखिए, निसन यथार्थवादी हैं। वो जानते हैं कि कोई भी एक टूल कभी परफेक्ट नहीं होता। कैंडलस्टिक पैटर्न उस पल की कीमत, कार्रवाई और भावना का एक शक्तिशाली स्नैपशॉट तो देते हैं, लेकिन वो भी कभी-कभी झूठे संकेत दे सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो जब आप इन पैटर्न्स को दूसरे टूल्स जैसे मूविंग एवरेज जो ट्रेंड की दिशा बताता है, या आरएसआई या स्टोकास्टिक ऑसिलेटर जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति बताते हैं, या फिर वॉल्यूम एनालिसिस जो सिग्नल की ताकत बताता है, तो आप अपने विश्लेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, जैसे सेकंड ओपिनियन लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश हैमर पैटर्न दिखाई देता है। ये एक संभावित खरीद का संकेत है। लेकिन अगर उसी समय आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरसोल्ड एरिया से ऊपर की ओर मुड़ रहा हो और उस हैमर वाली कैंडल पर वॉल्यूम भी औसत से ज्यादा हो, अच्छा, तो ये सिग्नल कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये आपको बताता है कि अलग-अलग नजरियों से देखने पर भी तस्वीर एक जैसी ही दिख रही है। हाँ, ये मल्टी इंडिकेटर अप्रोच गलत सिग्नल्स को फिल्टर करने में मदद करता होगा, जिससे ट्रेडर्स का भरोसा भी बढ़ता है। चलिए, अब इसके कुछ ठोस प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर बात करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? जैसा हमने अभी बात की, जो मुख्य सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोचिए, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और एक जाने माने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है। वहां अगर एक शूटिंग स्टार बन जाए या एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जिसमें एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है जी, और साथ ही आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में हो, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला संकेत है कि अप ट्रेंड अब रुक सकता है या पलट सकता है। और एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए, मान लीजिए किसी ने रिवर्सल सिग्नल देख लिया, अब ट्रेड में घुसें कब और निकले कहां? कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बहुत मददगार हो सकते हैं। जैसे बुलिश हैमर दिखने के बाद एक एग्रेसिव ट्रेडर शायद हैमर कैंडल के बनते ही एंट्री ले ले, लेकिन एक ज्यादा सतर्क ट्रेडर शायद अगली कैंडल का इंतजार करेगा कि वो हैमर के हाई के ऊपर बंद हो। इसे कंफर्मेशन माना जाता है। हाँ, कंफर्मेशन जरूरी है। बिल्कुल। और एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस अक्सर पैटर्न के लो के ठीक नीचे रखा जाता है, जैसे हैमर की पूंछ के नीचे। अगर कीमत उस लेवल से नीचे चली जाती है तो इसका मतलब है कि पैटर्न फेल हो गया और नुकसान को वहीं सीमित कर देना चाहिए। वॉल्यूम यहाँ फिर से महत्वपूर्ण है। अगर कंफर्मेशन वाली कैंडल हाई वॉल्यूम पर बनती है तो ये एंट्री को और ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट का जिक्र आया, झूठे संकेतों से बचने के लिए निसन की क्या सलाह है इस मल्टी इंडिकेटर अप्रोच के अलावा? निसन अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि सबसे अच्छी विश्लेषण तकनीक भी बिना सही रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन के बेकार है। झूठे संकेत ट्रेडिंग का हिस्सा है, उनसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, इसलिए हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा पोजीशन साइजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी किसी एक ही ट्रेड पर अपनी सारी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर नहीं लगाना। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को काबू में रखना। डर या लालच में आकर अपनी बनाई योजना से भटक जाना ही अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि तकनीकी विश्लेषण, खासकर निसन की ये पद्धति, सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और बाजार की गहरी समझ के बारे में भी है।
तो इस पूरी चर्चा से मुख्य सबक क्या हैं जिन्हें हमारे श्रोता याद रख सकते हैं? पहला और सबसे बुनियादी सबक तो यही है, चार्ट्स बाजार की भाषा है। वो सिर्फ कीमतें नहीं बताते, बल्कि लोगों की सामूहिक भावनाओं की कहानी सुनाते हैं। हर कैंडल, हर पैटर्न एक शब्द या वाक्य की तरह है। दूसरा, निसिन ने जो उन्नत चार्टिंग तकनीकें बताईं, 3 लाइन ब्रेक, रिनको, कागी, ये बाजार के शोर को फिल्टर करने और अंदरूनी ट्रेंड को ज्यादा साफ देखने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं। ये हमें बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में शक्तिशाली हैं, लेकिन जब उन्हें दूसरे तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर्स, वॉल्यूम के साथ समझदारी से मिलाया जाता है, तो विश्लेषण की सटीकता और विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। ये पुष्टि और विश्वास देता है। चौथा, पैटर्न के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आकार पहचानना नहीं है, बल्कि उस आकार के बनने के पीछे की सप्लाई डिमांड की लड़ाई और बाजार में भाग लेने वालों की भावनाओं को समझना है। और आखिर में शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, जो ट्रेडिंग की दुनिया में हर किसी पर लागू होता है, कोई भी सिस्टम या तकनीक अनुशासन, धैर्य और लगातार अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बिना सफल नहीं हो सकती। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। भावनात्मक स्थिरता बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स हमें सिखाती है कि चार्ट विश्लेषण एक विज्ञान तो है ही, साथ में एक कला भी है। इसमें तकनीकी हुनर के साथ साथ बाजार की नब्ज को समझने की क्षमता, यानी मनोविज्ञान की गहरी समझ की भी जरूरत होती है। ये किताब उन गंभीर ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए वाकई एक खजाना है, जो अपने विश्लेषण को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ पैटर्न याद करने की गाइड नहीं है, बल्कि ये बाजार को एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई के रूप में देखने का एक नजरिया देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे प्राइस चार्ट के जरिए बाजार की कहानी को पढ़ें और समझें। बहुत खूब। ये निसन के काम और कैंडलस्टिक्स की दुनिया में वाकई एक ज्ञान बढ़ाने वाली यात्रा रही। चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वे सोच विचार कर सकें। हाँ, विचार ये है, आज के दौर में जहां तकनीकी विश्लेषण के इतने सारे उपकरण, इंडिकेटर और पैटर्न मौजूद हैं, कुछ सरल, कुछ बेहद जटिल, एक ट्रेडर ये नाजुक संतुलन कैसे बना सकता है कि कब उसे पैटर्न के पीछे छिपे मनोविज्ञान यानी उस कहानी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कब उसे पूरी तरह से क्वांटिटेटिव तकनीकी संकेतों पर भरोसा करना चाहिए। क्या इन दोनों नजरियों के बीच हमेशा एक साफ बंटवारे की रेखा होती है, या ये फैसला हमेशा स्थिति और ट्रेडर के अपने अनुभव पर निर्भर करता है, जो इसे एक हमेशा रहने वाला ग्रे एरिया बनाता है?